जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इस बार मैंने बहुत सारी शादियां अटेंड करी हैं, तो उस मोमेंट पे मैं कंटेंट नहीं बना पाई थी, मैं कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई थी। तो अब जब मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ तो मुझे इसी शादी में से कंटेंट निकालना है, और ये कंटेंट मैं सिर्फ एज अ वेडिंग गेस्ट ही दे पाऊँगी, क्योंकि मैं शादी में एक गेस्ट थी। जो इस वीडियो में मैं पॉइंट्स में बात करूँगी वो सिर्फ एक शादी के गेस्ट के तौर पे ही बात करूँगी, या फिर यू कैन कंसिडर मी अ जजमेंटल रिलेटिव, जो शादी के हर इवेंट को, हर फंक्शन को, हर स्टेप को जज करता है। बट मैं जजमेंटल नहीं हूँ, आई एम जस्ट आ शेयर ऑब्जर्वर। और ये जिन भी पॉइंट्स में बात करूँगी सिर्फ एक अपने ऑब्जर्वेशन पे बात करूँगी और अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करूँगी, एंड आई होप वी कैन अग्री टू डिसअग्री। पहला पॉइंट है कि क्या मुझे ये शादी याद है इन द स्पैन ऑफ 10 days। क्या मुझे ये तीनों चारों शादियाँ याद हैं? द आंसर इज़ नो। क्या मुझे उस शादी का खाना याद है? द आंसर इज़ येस। क्या मुझे जीवन भर याद रहेगा? द आंसर इज़ नो। अभी मुझे याद है क्योंकि ये मेरी रिसेंट मेमोरी है, पर 1-2 साल बाद मैं भूल जाऊँगी। और आई थिंक जो चीज़ें मैं याद रखने वाली हूँ थोड़े लंबे समय तक, वो यही होगा, खाना कैसा था, क्या मैंने उस शादी में एंजॉय किया कि नहीं किया। खाना अच्छा था, मैंने शादी में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, खूब फन किया। क्या सारे वेडिंग फंक्शंस जो हो रहे थे सब कुछ परफेक्टली हो रहा था? नहीं हो रहा था, पर क्या उससे फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो यही ध्यान रखने वाली चीज़ होती है, जहाँ पे आई थिंक मुझे भी अपने दिमाग में ये पॉइंट नोट करके रखना चाहिए कि जो गेस्ट आया उसका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, और वो गेस्ट वही याद रखेगा कि उसे कहीं लंबे टाइम तक वेट तो नहीं करना पड़ा, कोई फंक्शन क्योटिक तो नहीं हो गया। क्या अगर गर्मी में हो रहा है फंक्शन तो क्या प्रॉपर अरेंजमेंट था पंखे का, एसी का? अगर बहुत ज़्यादा सर्दी में अरेंजमेंट हो रहा है तो क्या प्रॉपर अरेंजमेंट था हीटर का, कंबल का, रज़ाई का, या फिर गेस्ट के कंफर्ट का, या फिर उस सब का जिसमें गेस्ट कंफर्टेबल हो सके। जो नेक्स्ट पॉइंट है, इस पे मैंने थोड़ी सी बात पिछले वीडियो में भी करी थी। वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे सोशल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, एंड वी आर सर्व्ड दिस आइडिया जहाँ पे दैट दिस इज़ अ वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट। तो इसीलिए जितना मर्जी खुल के खर्च करो। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अल्ट्रा रिच बिग इंडियन फैट वेडिंग्स जो होती हैं, लैविश वेडिंग्स, बिग फैट इंडियन वेडिंग, इसकी बात नहीं कर रही हूँ। जिनका जो बजट होता है 3-4 करोड़ होता है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ। एंड वी एज अ पर्सन कंसिडर इट एज वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट। तो हम उससे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, फिनेंशियली उस वेडिंग के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं। जो लोगों की जो शादी होती है, जो वेडिंग होती है, वो 2 या 3 दिन का फंक्शन होता है, एक बिग फंक्शन होता है, एक मेन फंक्शन होता है। और ये जो एक मेन फंक्शन होता है, ये सालों साल की EMIs में बांध देता है आपको, लोन्स में बांध देता है आपको, आपके पेरेंट्स की, आपकी जो सेविंग्स होती हैं उनको तक एग्जॉस्ट कर देता है। और थर्ड पॉइंट यही है, हम इस बबल में रह रहे होते हैं कि हमारा पैसा नहीं है, हमारे पेरेंट्स पे कर रहे हैं, सो इट्स नन ऑफ आवर प्रॉब्लम। वो पे कहाँ से कर रहे हैं? वो उन्होंने सेविंग्स करी हैं, बहुत सारे एक्सट्रीम सेक्रीफाइसेस करके उन्होंने सेविंग्स करी होती हैं, वहाँ से वो पेमेंट कर रहे होते हैं। अपने रिटायरमेंट को दांव पे लगा करके वो आपकी शादी के लिए खर्चे कर रहे होते हैं। कभी कभी वो लोन्स ले लेते हैं, बताते तक नहीं है, ज़मीन गिरवी कर देते हैं, बताते तक नहीं है। और जब हमें ये रियलाइज़ नहीं होता है ना कि ये हमारा पैसा कमाया हुआ है, ये पैसा हमने कमाया है, तो हमें पता नहीं होता है कि उस पैसे को कमाने में कितनी मेहनत लगी होती है। और जब वो रियलाइजेशन नहीं होता है तो जो इनसिग्निफिकेंट खर्चे होते हैं वो ओवर द टॉप पहुंच जाते हैं। सिर्फ अपने पीयर्स के सामने फ्लॉन्ट करने के लिए, सोशल मीडिया पे फ्लॉन्ट करने के लिए हम अपने खर्चों को ओवर द टॉप पहुंचा देते हैं, अपने पेरेंट्स की सेविंग्स को एग्जॉस्ट कर देते हैं। और इन माई लाइफ टाइम मैंने 3 रेंजेस की शादी अटेंड करी है, जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग हो गई, जो अल्ट्रा रिच में आ गई, वो भी करी है। जो सेम शहर में होती है बट अल्ट्रा लग्जूरियस तरीके से होती है, वो भी करी है। मीडियम टाइप की शादी भी करी है अटेंड, जो नॉर्मली हमारे यहाँ पे होती है। और जो एक शादी होती है जो बगैर टेंट के भी हो जाती है, जो सबसे ज़्यादा फ़न किया है वो 3rd नंबर वाली शादी में किया है। एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद मनी। हमारे फ़न के पीछे, एंटरटेन होने के पीछे, एक वेडिंग फंक्शन को एंजॉय करने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर कोई नॉर्मली उस शादी को देखेगा तो कमेंट्स में यही बोलते हुए जाएगा कि इन्होंने तो बहुत सस्ते में निपटा दी शादी, कुछ खास अरेंजमेंट नहीं किया था। जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी वेडिंग थी उसको शायद लोग बोल सकते हैं कि तुमने उस शादी को बहुत ही ज़्यादा सस्ते में निपटा दिया। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अलाउ नहीं कर रही है तब भी क्या इस स्टेटमेंट से आपको फ़र्क पड़ना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि पड़ना चाहिए, क्योंकि 15-20% का जो पर्सनल लोन होगा वो आपके ऊपर आएगा। शादी के लिए लोग पर्सनल लोन लेते हैं जिसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 15-20% के अराउंड होता है। वो लोन आपके ऊपर चढ़ेगा, उसकी EMIs आपके ऊपर चढ़ेंगी। और अक्सर मैंने देखा है लोगों में कि वो शादी के बाद में अचानक से एंग्जाइटी से भर जाते हैं, अपने जो बाकी कॉस्ट होते हैं वो कट डाउन करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने शादी में खर्चे बहुत ज़्यादा कर दिए होते हैं।
उन्हें नहीं पता लगता पर वो खर्चे हो चुके होते हैं। उस समय लगता है कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, प्लानिंग नहीं करी होती है तो इसलिए लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस खर्चे के बिना शादी नहीं हो सकती। बट आफ्टर योर मैरिज देयर इज़ नो गोइंग बैक। जो लोग आपको ये कमेंट्स पास करते हुए मिलेंगे कि अरे तुमने तो बहुत सस्ते में निपटा दी अपनी शादी, उनके लिए ये सिंपल वेडिंग नॉर्मल नहीं है। उनके लिए जो कर्जा होगा आपका वो नॉर्मल है, वो चलेगा, पर सिंपल वेडिंग नहीं चलेगी उन्हें, और आप उनको सेटिस्फाई कभी भी नहीं कर पाओगे। चाहे आप 10 लाख की शादी करो, चाहे आप 20 लाख की शादी करो, चाहे 50 लाख की शादी करो। आई नो इट, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी तो ये किया ही है। वो रिलेटिव इंस्टिंक्ट जाग जाता है, कहीं ना कहीं वो ह्यूमन टेंडेंसी है कंपैरिजन करने की, टू निट पिक थिंग्स। ये कोई अच्छी आदत नहीं है, आई नो। तो अगर आप एक अंबानी की शादी में भी जाओगे देन देयर विल बी अ टेंडेंसी ऑफ पीपल जजिंग कि भाई इस चीज़ में नमक कम था, हमें तो ये अच्छा नहीं लगा, इसका टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा था, अरे इनके यहाँ ये चीज़ ऐसे होती है। तो देयर इज़ नो स्टॉपिंग पॉइंट। तो आई थिंक हमें इस रेस से ही बाहर हो जाना चाहिए जहाँ पे हम लोगों को सेटिस्फाई करने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। द ओनली थिंग मैटर इज़ जो आपकी शादी में लोग आ रहे हैं उन्हें खाना अच्छा मिल जाए, वो कंफर्टेबली रह लें, सो लें, चेंज कर लें, वो खुश रहें, और सबसे ज़्यादा आप खुश रहो, क्योंकि वो आपकी शादी है, आपका पार्टनर खुश हो, और यही मैटर करता है। जो भी गेस्ट आने वाले हैं वो सब लोग खा पी के चले जाएंगे। द ओनली थिंग मैटर इज़ आप, आपका पार्टनर, और आपके डेट्स, आपकी EMIs, आपके लोन्स, और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जिसमें आपको बाद में रहना है। दैट्स इट। तो अभी फ़िलहाल मैं इस वेडिंग मूड में हूँ, तो मैं इस वेडिंग मूड में, वेडिंग के ऊपर मैं एंडलेस कंटेंट बना सकती हूँ, मैं भरी हुई हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको किसी और वीडियो पे या फिर किसी टॉपिक पे और जानकारी चाहिए, या फिर इफ़ यू वांट टू रिकमेंड अ टॉपिक, तो प्लीज़ डू रिकमेंड अ टॉपिक इन द कमेंट्स, और मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट। ओके बाय।